बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान दार जजों ने जस्टिस काजी फायज ईसा को फंसाने की कोशिश में खुद कितने बुरे फंस चुके हैं और हुकूमत ने इस हवाले से कितना बड़ा अहम ऐलान किया है, और क्या ये जो 7 रुकनी एक मुतनाज़ सा बेंच है, क्या ये इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचा सकेगा या इसका इमरान खान को बचाने में वो कोई अहम किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के मामले पर अहम तरीन जो है वो यानी खतरनाक तरीन रद्द अमल का इजहार किया है, और 7 रुकनी बेंच खुद मखमसे का शिकार हो गया है। और इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा की गुगली ने 7 रुकनी बेंच के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, और बात करेंगे कि हुकूमत आखिर इन 7 रुकनी बेंच को किस तरह खतरनाक अंदाज में और भरपूर जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। और लंदन का प्लान जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल में अहम मुलाकात हो चुकी होगी, और इससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं उन पर भी हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इमरान दार जजों की तरफ से मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान को बचाने की कोशिशों में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और इस वक्त तक एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ हैं। और इन्होंने इस हवाले से एक भयानक चाल चली जो अदलिया की तारीख में जिसको एक शर्मनाक तरीन चाल कहा जाएगा और बाकायदा लिखा जाएगा, और वो तारीख आज खुद जस्टिस काजी फायज ईसा यानी नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद अपने हाथों से रकम की है। नाजरीन, जहां 7 रुकनी बेंच इमरान खान को, जाहिर है कि मुतनाज़े बेंच है। पहले जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये 5-4 से फैसला आएगा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है वो 5-2 से फैसला आएगा। 5-2 से ये फैसला आएगा और फैसला मुतनाज़े होगा। और इस हवाले से हुकूमत ने जो बहुत बड़ा ऐलान किया है वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि हुकूमत ने जो प्लानिंग की है इस 7 रुकनी बेंच के हवाले से, और जिस सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, उसने खुद इस 7 रुकनी मुतनाज़े बेंच को मखमसे में डाल दिया है। जिस तरह 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा को मखमसे में डाल रखा था, इसी तरह खुद जो बेंच है ये खुद अब मखमसे का शिकार हो गया है। यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये 7 रुकनी बेंच दिली तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है कि वो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से नहीं बचा सकते। और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक हिकमत अमली मुरतब कर रखी है, जिसका ऐलान मुमकिन तौर पर पीर या फिर ज्यादा से ज्यादा मंगल के रोज किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इनकी हेयरिंग कंक्लूड होगी उधर से इनको एक वाजे और 2 टोक पैगाम आ जाएगा कि 9 मई के मामले पर नो कॉम्प्रोमाइज, इनफ इज इनफ, एक 2 टोक पैगाम आएगा। और नाजरीन, हुकूमत ने जिस तरह चाल चली है बड़ा कमाल किया है। यानी इस मर्तबा पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने जो है वो 7 जजेस, जिनमें जो 5 जजेस हैं वो जो है वो एक माइंड लाइक जजेस हैं, यानी हम ख्याल जजेस हैं। यानी हर बेंच का यही जजेस हिस्सा होते हैं। इनमें 3 जजेस तो ये ऊपर से किसी इल्हामी सहीफे में लिख के आया था कि एक वक्त आएगा कि उस वक्त जो है वो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बनेंगे, और वो जो चीफ जस्टिस होंगे वो इन 2 अपने जो खलीफा खास, मैं इनको कहूँगा कि इनको अपना खलीफा खास मुकर्रर करेंगे। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, ये 2-3 खलीफा खास उनके अलग नहीं होंगे। तो हुकूमत ने जो प्लान किया है वो ये है
کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ وزارت دفاع کو وزیر اعظم کو اس حوالے سے یعنی وفاق کو یا پاکستان گورنمنٹ کو ایک نوٹس دیا گیا ہے، اور اس نوٹس کے دفاع کے لیے حکومت نے ایم کیو ایم کے سینیٹر اور جو ہے وہ اپنا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے جو وکیل رہے ہیں فروغ نسیم، اس حوالے سے ان کو وکیل جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو وزارت دفاع کو جس طریقے سے فریق بنایا گیا ہے یا نوٹس سرو کیا گیا ہے، اس کے جواب کے لیے خود عرفان قادر صاحب میدان میں اتریں گے۔ عرفان قادر کا مطلب یہ ہے کہ 7 رکنی بینچ کے سامنے جج جو جسٹس صاحبان ہوں گے، اب وہ سوال اٹھائیں گے یا جو یہاں سے سوال اٹھیں گے وہ ان کا جواب دیں گے۔ یعنی اب سچویشن کمال کی ہونے جا رہی ہے۔ آنے والی جو ہیرنگز ہوں گی پیر اور منگل کو، وہ پاکستان میں ایک نئی عدالتی تاریخ رقم کریں گی۔ اس کے علاوہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو وزارت داخلہ کو نوٹس دیا گیا ہے، اس کی طرف سے جو وکیل نامزد کیا گیا ہے وہ ہیں شاہ خاور صاحب۔ اب شاہ خاور ایک ٹھنڈے مزاج کے شخص ہیں، لیکن وہ مختصر بولتے ہیں اور جو بھی بولتے ہیں ناپ تول کے بولتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تول مول کے بول، تو یہ تول مول کے بولتے ہیں، ایک ایک لفظ تول مول کے بولتے ہیں۔ تو اس لیے جو سپریم کورٹ کے جو اس وقت ہم خیال بینچ ہے، یہ عرفان قادر اور شاہ خاور سے اوائڈ کرتا ہے، ان کو نہیں سنتا۔ الیکشن کے جو 14 مئی کا جو کیس تھا اس میں بھی نہیں سنا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے جواب تحریری طور پہ دے دیں، نہیں سنا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سنا جاتا ہے یا نہیں سنا جاتا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں لندن پلان کی طرف جاؤں، سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک 30 رکنی نوٹ لکھا، یعنی جو گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس سماعت کے دوران جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو 26 منٹ تک بات کی تھی، اس بات کے کو جو آرڈر آف دی ڈے جاری ہوا گزشتہ روز، اس میں ایک لفظ بھی شامل نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی سنگین بددیانتی ہے۔ ناظرین، میں کسی لمبے چوڑے بکھرے میں نہیں پڑھ رہا، میں خود اس کو کنکلیوڈ کر دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کس طرح گگلی پھینکی ہے اور کس طرح اس 7 رکنی بینچ کے وجود کے، جس طرح انہوں نے ڈیورنگ دا کورٹ کہا تھا کہ یہ میں اس عدالت کو مانتا ہی نہیں، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، تو میں اس سے ریکیوز بھی نہیں کر رہا اور میں اس کیس کو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پینڈنگ میں ڈالا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو نہ دیکھا جائے۔ ناظرین، انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے لکھا ہے کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ خود کو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی و قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج دن تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ اور غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ مجھ ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ یعنی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا، یعنی ڈکٹیٹرشپ نہیں چل سکتی، ون مین شو نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اس طرح وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں۔ سینئر ترین جج کی حیثیت میں سمت کا درست رکھنا میرا فریضہ ہے۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ججز کا گلدستہ اپنی مہک سے فضا کو معطر رکھے گا، کسی کو شک نہ ہو مخصوص فیصلے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا۔ مجھ سے چیف جسٹس نے 16 مئی کو
अचानक तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहूंगा। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। चीफ जस्टिस को जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया, निशानदेही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया है। यानी यूं समझ लें कि इस अदालत ने उस कानून को या एक्ट को यानी बिल की जब सूरत में था, अभी वो पैदा नहीं हुआ था, तो उसको डेलिबरेटली उसको एबार्ट करने की कोशिश की, उसका एबार्शन करवा के उसको जाया करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है। उनका कहना था कि मैंने तहरीरी जवाब में निशानदेही की है उनका कहना है कि मैंने तहरीरी जवाब में निशानदेही की कि कानून के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होंगी या मुस्तरद। अगर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो दरमियानी मुद्दत में अदालत का चलाना क्या इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकाला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। नाज़रीन, लंबा चौड़ा खत है और इस लंबे चौड़े खत का मैं जो है वो इसमें 184(3) और जो हाफिज कुरान की इजाफी डिग्री के मामले पर जो उन्होंने फैसला दिया था उस पर भी है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है, बदनीयती हमारी अदलिया की ये है कि जस्टिस काजी फैज ईसा का ये फैसला जैसे ही जो है अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके कुछ ही देर के बाद उसको वहां से हटा दिया गया। इससे बड़ी बददियानती क्या होगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की इससे बड़ी बददियानती क्या होगी कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो ऑर्डर ऑफ द डे में नहीं होती, और जो ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा जाता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं होता। तो फिर ये जो ऑर्डर ऑफ द डे है ये कौन लिखता है? अगर वो लिखता है तो फिर क्या उस बेंच का हिस्सा नहीं होता? अगर बेंच का हिस्सा होता है तो फिर वो सब कुछ ऑर्डर ऑफ द डे में क्यों नहीं होता? जब पहले दिन ही मैंने कहा था कि इसी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से 17 रुकनी बेंच अपना फैसला सुना चुका है, तो फिर उसके बाद इस मामले को इस तरह लेकर आना और उस पर इस तरह जो है वो 9 रुकनी मुतनाज़ बेंच बनाना, फिर सुकेड़ के उसको 7 रुकनी कर देना, आगे पता नहीं है कितने रुकनी बनता है या नहीं बनता ना। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हुकूमत ने भी 2 टोक अल्फाज में फैसला कर दिया है और कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो भी फैसला आएगा वो फैसला इसी तरह ही होगा जिस तरह 14 मई के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यानी नहीं मानेंगे, इस फैसले को नहीं मानेंगे, इस गैर आईनी और गैर कानूनी बेंच के फैसले को नहीं तस्लीम किया जाएगा। ये असूली तौर पर 2 टोक अल्फाज में फैसला हो चुका है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अब लंदन प्लान की तरफ। तो लंदन प्लान को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और शहबाज शरीफ के अलावा जो दीगर रहनुमा वहां पहुंचे थे, बिलखुसूस आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ से मुतवातिर 3 मुलाकातें की हैं और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और उनके केसेस के हवाले से और जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उनकी नाअहली और उनकी सजा से मुतालिक जो कानून साजी हुई है या जो केसेस तैयार किए गए हैं उन पर नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अब आज रात जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होनी है जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके बाद शहबाज शरीफ 3 दिन के लिए लंदन में क़याम करेंगे क्योंकि IMF के वफद से वहां तफसीली मुज़ाकरात करने हैं। तो इसके बाद नवाज शरीफ जो है वो गुज़िश्ता यानी आने वाला जो दिन है इसमें आज, बल्कि आज को क्योंकि अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 1:45 रात के बज रहे हैं, तो यकीनन ये फिर आप तक आज ही पहुंचेगी। तो नवाज शरीफ आज दुबई के लिए रवाना होंगे, अपना सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। वो कुछ दिन वहां क़याम करेंगे, फिर जब शहबाज शरीफ दुबई पहुंचेंगे तो नवाज शरीफ भी दुबई पहुंचेंगे और आसिफ जरदारी पहले से ही वहीं पर हैं। तो अब देखना ये है कि ये तीनों किस तरह वापस आते हैं। इनका तैयारा
ان کا طیارہ کس شہر میں لینڈ کرتا ہے اور نواز شریف کہاں آتے ہیں اور اس سے پہلے عمران خان جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ 2 طیارے تیار کھڑے ہیں. ایک طیارہ اسلام آباد میں کھڑا ہوا ہے, ایک طیارہ وہاں کھڑا ہوا ہے. ایک طیارہ دبئی سے اڑان بھرے گا, ایک طیارہ اسلام آباد سے اڑان بھرے گا. اگر عمران خان اس بات پر راضی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان پولیس موجود ہے, JIT موجود ہے, پنجاب پولیس موجود ہے, لیکن انہیں کسی خاص ہدایات کا انتظار ہے اور وہ ہوتے ہی فوری طور پر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ممکن ہے. اور یہ سب کچھ عید سے پہلے ہوگا. اگر عید سے پہلے دونوں میاں بیوی گرفتار ہوتے ہیں تو الگ بات ہے, ادروائز دونوں میں سے ایک کی گرفتاری 100% کنفرم ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.